गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस वन की जो अर्थशास्त्र है उसका जो फर्स्ट हमारा लेसन है अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं सांख्यिकी का महत्व। उसमें हमने पहले दिन आपको इससे लास्ट डे हमने बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा करवाई और उसकी विशेषताएं बताई। आज हम करने वाले हैं एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा और उसकी अवस्थाएं। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी किसे कहेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं कि सांख्यिकी वास्तव में एक और वचन के रूप में है क्या। तो यहाँ पे एक मैं कह सकता हूँ कि पूरा एक जो सब्जेक्ट है उसको हम सांख्यिकी के रूप में कह सकते हैं। उस सब्जेक्ट में हम सांख्यिकी की जो अवस्थाएं हैं, अवधारणाएं हैं वो पढ़ेंगे, अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले हम सांख्यिकी का अर्थ देखते हैं कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। यानी कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी विज्ञान है और सांख्यिकी में क्या है, विधियों का हम अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों का संकलन होता है, उनका वर्गीकरण होता है, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। ये सांख्यिकी का अर्थ हुआ कि सांख्यिकी में हम करते क्या हैं, आंकड़ों का संकलन, उनका वर्गीकरण, उनका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन करते हैं। सेम परिभाषा मैंने बताया आपको, परिभाषा जब भी हम लिखते हैं तो किसी भी अर्थशास्त्री या सांख्यिकीविद ने जो वर्ड कहे वही हमने लिखने होते हैं और उसके लिए हम कोमास और इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्रास्टन और काउंटेन ने सांख्यिकी एक वचन के रूप में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रहण करने, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। अब ये हमारा अर्थ हो गया, परिभाषा होगी। अब सांख्यिकी एक वचन के रूप में जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी अवस्थाएं हैं, यानी कि कौन सी स्टेज है, हम क्या क्या सांख्यिकी एक वचन के रूप में क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारे पास है, पहली जो अवस्था है वो अवस्था है आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों के संकलन का मतलब है आंकड़ों को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आंकड़े इकट्ठे करने का मतलब ये है कि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो सरकार आपको रोज डाटा दिखाती है कि देश में कितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं, कौन से राज्य में कितने लोग हैं, कितने महिलाएं, कितने पुरुष, 40 साल से नीचे के कितने, 40 से ऊपर के कितने। ऐसे डाटाओं का संकलन कैसे होता है, इसके संकलन की यहाँ पे दो विधियां हैं, एक है संगणना विधि और एक है निदर्शन विधि। ये उपकरण है सांख्यिकी के। तो ये हम पूरा एक लेसन आएगा सांख्यिकी जो है आंकड़े हम कैसे इकट्ठे कर सकते हैं, उसके लिए विधि है संगणना, जिसको जनगणना भी बोलते हैं, और एक है निदर्शन जिसको सैंपलिंग मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड अवस्था हमारी आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण का मतलब है आंकड़ों का जब तक कोई महत्व नहीं होगा, जब तक आंकड़ों को व्यवस्थित ना किया जाए, यानी कि सिस्टमेटिक आंकड़ों को ना लगाया जाए। यानी कि जैसे हमारे स्कूल की बात करते हैं तो हम जब स्कूल की स्ट्रेंथ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई सी क्लास कौन सी में हो जाए, नहीं, हम क्लास वाइज और साथ में स्ट्रीम वाइज, साथ में गर्ल्स और बॉयज की संख्या लेते हैं, उनको एक सिस्टम से असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाते हैं और इसके टूल्स के रूप में हम मिलान रेखाओं का प्रयोग करते हैं। आपने 6th, 7th, 8th क्लास में मिलान रेखाएं पढ़ी हैं। उसके बाद तीसरी जो अवस्था है आपकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। देखिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, मामा वगैरह कोई भी आता है, तो हम उनका जो नाश्ता पानी होता है वो एक स्पेशल वे में लगाते हैं, एक अच्छे ट्रे लगाते हैं, भुजिया बीच में रखते हैं, चारों तरफ बिस्किट रखते हैं। सेम आंकड़े भी तभी हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे, तभी हमारे लिए गुणदायक महत्व तभी होगा उनका जब उनका प्रस्तुतिकरण हम ठीक प्रकार से करें। और इसके लिए क्या है, प्रस्तुतिकरण के लिए आंकड़ों को तालिका के माध्यम से दर्शाना, चित्रों के माध्यम से दर्शाना, ग्राफ पेपर के माध्यम से दर्शाना, ये आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद फोर्थ जो अवस्था है वो आती है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करेंगे, अब आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास टूल्स है औसत, प्रतिशत या सहसंबंध। देखिए आंकड़ों का विश्लेषण का मतलब ये है, जैसे हमने एक पतीली में पानी डाला, चाय डाली, चीनी पत्ती डाली है, और उसके बाद जो बॉइलिंग होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको हम यहाँ पे विश्लेषण कहेंगे। इसके बाद जो अंतिम अवस्था है, 5th अवस्था है, वो है हमारा
निर्वचन, आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों के निर्वचन का मतलब है आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों से रिजल्ट निकालना। उसके लिए भी हमने सांख्यिकी जो उपकरण है उसके लिए औसत है, प्रतिशत है, सहसंबंध है, इनकी सभी सापेक्षिक डिग्रियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये सांख्यिकी के अध्ययन की जो अवस्थाएं हैं इनके लिए सबके लिए एक एक अलग अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे एक ये पूरा पुस्तक का रूप है, यानी कि एक सांख्यिकी विज्ञान है और ये सांख्यिकी विधियों का विश्लेषण करती है, अध्ययन करती है। तो यहाँ पे एक वचन के रूप में सांख्यिकी की ये अवस्थाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने जो पहले दिन पढ़ा सांख्यिकी बहुवचन के रूप में, आज पढ़ा सांख्यिकी एक वचन के रूप में। दोनों ही बातों की अगर हम बात करें तो हमारे सामने इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है इससे ज्यादा ये काम नहीं कर सकती। जैसे कोई मान लो मैं किसी बच्चे को कहूँ, भूषण को या गुणभूषण को किसी को कहूँ कि भाई 40 किलो वेट से ज्यादा 50 किलो वेट उठाओ, तो वो नहीं उठा सकता, उसकी एक लिमिट है, वो 30 किलो 25 किलो वेट उठा सकता है। ऐसे ही हमारी सांख्यिकी है, तो उसकी विशेषताएं हैं। आइए मैं आपको विशेषताएं सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे सांख्यिकी की सीमाएं यानी कि क्या लिमिटेशन है, तो सबसे पहली लिमिटेशन होगी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। तो यहाँ पे सांख्यिकी क्या करती है, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। यहाँ पे भावनात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं होता, जैसे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत मोटा है, बहुत पतला है, मीठा है, खट्टा है, इन चीजों का अध्ययन नहीं होता। उन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन है केवल समूहों का अध्ययन। समूह का मतलब है एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं हो सकती। जैसे मेरा वेट 60 kg है, ये सांख्यिकी नहीं है। हाँ, दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में जब तुलना होती है उनका समूह होता है, जैसे आपके स्कूल में छात्र और छात्राओं की संख्या, ये सांख्यिकी हो सकती है, लेकिन एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं हो सकती। तीसरी जो हमारी सीमा है सांख्यिकी की, आंकड़ों में एक रूपता एवं सजातीयता का होना आवश्यक शर्त है। अब देखिए, एक रूपता और सजातीयता का बिल्कुल सीधा सा अर्थ ये है कि जब हम किसी चीज से आंकड़े लेते तो एक ही रूप के हो, अलग अलग रूप के ना हो। जैसे मान लो हमने दुधारू पशुओं की गणना करनी है तो उनमें सजातीयता हो। सजातीय मतलब अगर हम भैंसों की तुलना कर रहे हैं तो भैंसे हो, ठीक है ना, उनमें मुर्गी या सेब ऐसे ना हो। सेब सजातीय का मतलब है। अब जैसे हम मान लो किसी रसगुल्ले की मिठाई का देख रहे हैं कि वो ठीक है कैसी है, उनकी गुणवत्ता चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि उसमें जलेबी भी मिक्स कर दो, उसमें टॉफी भी मिक्स कर दो, नहीं, आंकड़े एक जैसे होने चाहिए, एक रूप वाले होने चाहिए। अगला आपका है फोर्थ, परिणाम के औसत सत्य होते हैं। देखिए, ये सांख्यिकी की एक सत्य विशेषता है कि सांख्यिकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह, यानी कि भौतिक विज्ञानों की तरह इतना एक्यूरेट नहीं है। सांख्यिकी से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो औसत रूप से ही सत्य होते हैं। औसत रूप का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके निष्कर्ष में उतार चढ़ाव हो सकता है। उसके बाद अगली, बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। सांख्यिकी में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमारे जो निष्कर्ष है वो तभी सही होंगे जब संदर्भ पहले दिया होगा। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपके यहाँ 3 बच्चे हैं, भूषण है, निशा है और प्रिया है। इन्होंने एक कंपनी खोली, तो जो प्रिया ने जब कंपनी खोली वो कंपनी फर्स्ट ईयर 3000 रुपए कमा रही है, ठीक है। सेकेंड ईयर है वो 2000 रुपए कमा रही है और थर्ड ईयर जो है वो 1000 रुपीज कमा रही है। जबकि दूसरा मान लो हमने नाम ले लिया कोमल हो गया। अब कोमल की जो कंपनी है वो फर्स्ट ईयर 1000 रुपए कमा रही है, सेकेंड ईयर 2000 रुपए कमा रही है और थर्ड ईयर 3000 रुपए कमा रही है। अब देखिए, इन दोनों कंपनियों की एवरेज आप निकालेंगे तो दोनों कंपनियों के एवरेज निकालने के लिए इनको टोटल करेंगे 3 to 1 यानी कि 6000 अपॉन 3, तो एवरेज क्या आ गया हमारा 2000। सेम ऐसे इसका करेंगे तो इसमें 1000, 2000 और 3000, ये भी 6000 हो गया और इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर क्या जाएगा 2000। यानी कि तीनों की एवरेज औसत जो आपकी आय है वो 2000 रुपए आ रही है। बट ऐसा नहीं है, दोनों कंपनियों की स्थिति अलग है। एक की कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। देखिए, पहले साल 3000 कमाए, दूसरे साल 2000, तीसरे साल 1000। इट मींस ये कंपनी लगातार घाटे में जा रही है और जो कोमल की कंपनी है वो लगातार प्रॉफिट में जा रही है। तो यहाँ पे
सैद्धांतिक का निष्कर्ष निकालते समय संदर्भ देना जरूरी है। अगली विशेषता यहाँ पे विशेषज्ञों, सैद्धांतिक को आम सामान्य आदमी अपना नहीं सकता, यानी कि सैद्धांतिक के रिजल्ट निष्कर्ष निकालने के लिए इसके हमें इसका अध्ययन करना पड़ता है, विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है। और अगला है 7th है दुरुपयोग संभव है। सैद्धांतिक का प्रयोग करते हुए एक ही चीज को अलग अलग रूप में कहा जा सकता है, यानी कि एक चीज को अच्छा नहीं बताया जा सकता है, बुरा भी बताया जा सकता है। तो यहाँ पे सैद्धांतिक का दुरुपयोग संभव है। बिना संदर्भ के अगर हम सैद्धांतिक का प्रयोग करेंगे तो कोई भी सैद्धांतिक के माध्यम से हमें बेवकूफ बना सकता है। तो ये सैद्धांतिक की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही है कि सैद्धांतिक एक वचन के रूप में आपने इसका अर्थ लिखना, परिभाषा लिखनी और इसकी अवस्थाएं लिखनी है और सैद्धांतिक की सीमाएं लिखनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लिखेंगे। थैंक यू।